सो हे एवरीवन, आज की भी इस वीडियो में हम मॉडलिंग के फंडामेंटल को स्टार्ट करने वाले हैं। आज बेसिकली मॉडलिंग के फंडामेंटल्स की लास्ट लेक्चर होने वाली है। कल से हम मॉडलिंग को स्टार्ट कर रहे होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आपको कहीं भी डाउट्स आती है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो, जहाँ पर आपके जैसे कई सारे बच्चे आपके डाउट्स को सॉल्व कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ मैं भी आपके डाउट्स को सॉल्व कर पा रहा हूँगा। ओके, मैं क्या करता हूँ, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर मुझे कैमरे की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, एक्स दबा करके इसको डिलीट कर दूंगा। इसको भी सेलेक्ट करता हूँ, एक्स दबा के इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, मुझे जो पहली बात यहाँ पर आपको ये समझानी है कि अगर मान लो 3D व्यू पोर्ट के अंदर अगर मुझे इस क्यूब को अगर मल्टीपल टाइम्स अगर डुप्लीकेट करना है, तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि हम क्या करते थे, इसको सेलेक्ट करते थे और शिफ्ट डी दबा करके इसको डुप्लीकेट कर देते थे। फिर आपने इसको सेलेक्ट कर रखा, देन शिफ्ट डी दबा करके डुप्लीकेट कर दिया और कंफर्म करने के लिए लेफ्ट बटन को प्रेस कर दिया। ओके, अच्छा एक बात और मुझे बताओ कि अगर मुझे कंफर्म नहीं करना है, ओके, तो मुझे क्या दबाना चाहिए, राइट बटन या फिर लेफ्ट बटन? ओके, तो आप कहोगे कि आप राइट दबा दो, कंफर्म नहीं होगा। लेकिन नहीं मेरे भाई, आप राइट दबा करके कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आपने राइट को प्रेस किया तो इधर आप देख सकते हो डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट लिखा रहा है, मतलब इसकी डुप्लीकेट तो हो चुकी है। भले आपको ये चीज़ दिख नहीं रही है, ये चीज़ इसके अंदर लेयर इसकी डुप्लीकेट की बन चुकी है। ओके, जब आप मूव वाले गिज्मोस को ऑन करके इसको बढ़ाओगे तो आपको दिखेगा कि इधर डबल ऑब्जेक्ट दिख रही है। ओके, तो इस चीज़ को हटाने के लिए ठीक एक्सट्रूड की तरह हमें यहाँ पर भी कंट्रोल Z दबा करके अंडू करना होता है। ओके, तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट को हटाते हैं। एक बार फिर से देखना है तो शिफ्ट डी दबा करके आपने डुप्लीकेट किया, आपका मन हुआ कि मुझे नहीं डुप्लीकेट कैंसिल करना है, तो आप राइट दबाओगे तो ये डुप्लीकेट हो चुकी है। तो इसे आपको हटाने के लिए, कैंसिल करने के लिए कंट्रोल Z दबा के आपको अंडू करना होता है। ऐसा नहीं कि आप राइट दबा दिए तो डुप्लीकेट नहीं हुई। ओके, वो इसके अंदर ही लेयर बन जाती है। ये चीज़ आई थिंक हमने एक्सट्रूड में आपको बता रखा था। ओके, चलो हम यहाँ पर ये पढ़ा रहे थे कि अगर आपको इस क्यूब की मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए तो आप शिफ्ट डी दबा करके इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हो। चलो, लेकिन मल्टीपल कॉपीज़ तो आप बना रहे हो, लेकिन एक अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं आपको ओवरलेज में लेके जाता हूँ, स्टैटिक्स को ऑन कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट टोटल कितने हैं, तो टोटल 9 ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जिसमें से ये एक वाला क्यूब सेलेक्टेड है। ओके, चलो वर्टिसीज टोटल कितनी है, तो 72 है। मतलब टोटल आप जब क्यूब की वर्टिसीज को काउंट करोगे तो ये 72 हो जाएगा। एज 108 है, फेस 154 है। ओके, अगर आपको और कॉपीज़ करना है तो शिफ्ट डी दबा करके, जैसे जैसे आप कॉपीज़ करोगे शिफ्ट डी दबा करके डुप्लीकेट करोगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इधर वर्टिसीज, एज और फेस बढ़ रहे हैं। अच्छा, जब बढ़ रहे हैं वर्टिसीज, एज और फेस, तो ये तो मेरा सिस्टम का परफॉर्मेंस तो घटा रहा है ना, सिस्टम की मेमोरी खा रहा है। जितनी वर्टिसीज बढ़ेगी, जितनी एज बढ़ेंगे, जितने फेस बढ़ेंगे, मतलब यूँ कह लो जितनी ज्योमेट्रीज बढ़ेगी, तो उतना तो जो हमारा सिस्टम की मेमोरी है उतनी बढ़ेगी, है ना, उतना ज़्यादा ये मेमोरी खाएगा। चलो, ये तो एक छोटा सा बिल्कुल नॉर्मल सा क्यूब था। ओके, जिसके अंदर बिल्कुल 8 वर्टिसीज है, एज भी ज़्यादा नहीं है, फेस भी ज़्यादा नहीं। आप कहोगे ठीक है, ये कितना ही खा लेगा। लेकिन मान लो आपने बहुत मेहनत करके 4-5 दिन करके आपने मॉडलिंग की, ठीक है, कोई बड़ा सा आपने बहुत अच्छा सा चेयर आपने बनाया। ओके, जिसमें क्या है कि मान लो 10,000 वर्टिसीज है, एज मान लो 16,000 है। ओके, फेस मान लो 25,000 है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। ओके, अब इसमें इतनी सारी वर्टिसीज है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको एक सीन में दिखाना कि मल्टीपल चेयर्स रखे हुए हैं। ओके, अब वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे अगर आप उन चेयर की डुप्लीकेट करते रहोगे तो वो तो ओवरऑल मेमोरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपका सिस्टम क्रैश होने लगेगा। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? तो हाँ मेरे भाई, एक सॉल्यूशन है। ओके, मैं क्या करता हूँ कि इन सब को सेलेक्ट करता हूँ ए से, देन एक्स दबा के डिलीट कर देता हूँ। ओके, ऐड पर जाता हूँ, मैश पर जाता हूँ और एक क्यूब को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अगर मुझे इस जैसा ही अगर ऑब्जेक्ट चाहिए बहुत सारा, तो मैं शिफ्ट डी ना दबा करके मैं एल्ट डी जब दबाता हूँ तो इसकी मल्टीपल कॉपीज़ हो जाती है। और वही चीज़ आपको कैंसिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप
राइट क्लिक करोगे, ओके। जब आप राइट क्लिक करोगे तो ये अभी भी डुप्लीकेट हो गया है, डुप्लीकेट लिंक, देन उसके बाद अंडू आपको करना पड़ेगा, ओके। चलो, आई थिंक सब में वही चीज़ होती है। अब देखो Alt D दबा करके जब आपने इसकी कॉपीज़ की मल्टीपल, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ। इधर आप देख सकते हो कि इधर एक ये क्यूब प्रेजेंट था और इसी की हमने मल्टीपल कॉपीज़ की Alt D दबा करके। तो यहाँ पे वर्टिसेस देखो, वर्टिसेस 8 ही है, फेस कितने हैं तो फेस 6 ही है और एज कितने हैं 12 ही है। लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा था, जब आप डुप्लीकेट कर रहे थे तो जैसे जैसे आप डुप्लीकेट कर रहे थे वैसे वैसे वर्टिसेस, एज और फेस बढ़ रही थी, ओके। तो बेसिकली हम अगर उस एग्जाम्पल पे आते हैं तो अब आपका जो चेयर है, अब आप उसको Alt D दबा करके जब आप उसमें उसकी मल्टीपल कॉपीज़ करोगे तो वो क्या होगा, उसकी वर्टिसेस, एज और फेस बिल्कुल सेम ही रहेगी, वो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस को नहीं घटाएगी या फिर यूँ कह लो आपकी मेमोरी नहीं खाएगी, ओके। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन क्या है कि लिमिटेशन देखने के लिए आप ये चीज़ देखो, ओके। ऑब्जेक्ट मोड से आप एडिट मोड पे जाते हो, इसको सेलेक्ट करके आप क्या करते हो, फेस मोड को एनेबल कर देते हो और मूव वाले गिज़मोस को ऑन कर देते हो। जब आप इसको बढ़ाते हो, ओके, इसके फेस को सेलेक्ट करके जब आप इसको बढ़ाते हो तो इधर आप देख सकते हो कि बाकी की जितनी भी कॉपीज़ थी वो भी बढ़ रही है, ओके। तो बिल्कुल आपको अगर सीन में बिल्कुल सेम चीज़ अगर मल्टीपल टाइम्स चाहिए तो आप Alt D दबा करके आप कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, जो मेरे सीन के अंदर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसमें मुझे अलग अलग चेंजेस करनी है, ओके। मान लो एक चेयर आपने बनाया, उसी की आपने डुप्लीकेट करके उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया, तो अगर आपको चेंजेस करना है तो वहाँ पे आप डुप्लीकेट करते हो और बिल्कुल एक जैसा ही आपको कॉपी चाहिए तो आप कॉपी करते हो Alt D दबा करके, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी का Shift D दबा करके अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ और मैं इसी के एडिट मोड पे जाता हूँ, अब आप इधर देख सकते हो कि मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ओके। तो यही डिफरेंस है कॉपी में और डुप्लीकेट में। डुप्लीकेट में क्या करते हो कि जब आप चेंजेस करते हो तो वो बाकी सारी चीज़ों पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप कॉपी करते हो तो एक को आप कॉपी करोगे तो वो सभी में कॉपीज़ हो रहा होता है, ओके। ये चीज़ हम तब यूज़ करते हैं Alt D का जब हमें बिल्कुल सेम ही चीज़ को मल्टीपल टाइम दिखानी होती है बिना कुछ चेंज किए, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, मेरा कंप्यूटर का परफॉर्मेंस मतलब मेमोरी बच रही रहती है, मेमोरी भरती नहीं है, ओके। तो इससे आपका क्या होता है, ओवरऑल आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं यहाँ पर ये चेयर है, यहाँ पर ये चेयर है, तो आप डुप्लीकेट कर करके चेंज कर सकते हो, ओके। आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, एक से सभी को सेलेक्ट करता हूँ, X दबा के डिलीट कर देता हूँ, ओके। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपको ये बतानी है कि मान लो अभी मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर हूँ, मैं क्या करता हूँ, क्यूब को ऐड कर लेता हूँ, ओके। मुझे इधर भी अगर कोई ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो मैं क्या करता हूँ, 3D कर्सर इधर ले आता हूँ, ओके। 3D कर्सर ला करके आप इधर क्या कर सकते हो, स्फीयर आप ऐड कर सकते हो, ओके। अगर इधर भी कोई ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, इधर 3D कर्सर ले आओ, ऐड में जाओ, देन उसके बाद आप इधर क्या करो, एक सिलेंडर को ऐड करो, ओके। चलो, अगर मैं मान लो स्फीयर को सेलेक्ट करता हूँ तो ये स्फीयर ही सेलेक्ट हो रही है, क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ तो ये क्यूब ही सेलेक्ट हो रही है, और ये सिलेंडर को सेलेक्ट करता हूँ तो सिलेंडर ही सेलेक्ट हो रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के से इंडिपेंडेंट है, मतलब कोई एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है ना। क्यों डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि आप इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो पर्सनली यही सेलेक्ट हो रहा है, इसको सेलेक्ट करते हो तो यही सेलेक्ट हो रहा है, इसको सेलेक्ट करते हो तो यही सेलेक्ट हो रहा है, मतलब तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, किसी को किसी से फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके। लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके, ओके, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि एक नए ऑब्जेक्ट को मैं ऐड करता हूँ, ओके। मैं क्या करता हूँ, वापस से मैश में जा करके क्यूब को ही ऐड कर लेता हूँ, ओके। अगर एडिट मोड में मुझे जाना है, ओके, तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, एडिट मोड में जाता हूँ, ओके। चलो, एडिट मोड में आप चले गए, हाँ, एडिट मोड में आप चले गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अभी मैं किसके एडिट मोड में हूँ, इस वाले क्यूब के एडिट मोड में हूँ, ओके। तो इस वाले क्यूब के जब आप एडिट मोड में हो तो जब आप क्या करते हो
कि आप ऐड करते हो स्फीयर को। ओके, आपने इधर खींच के ले आया, 3D कर्सर इधर ला करके आप नई चीज़ को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ कि आपने क्या किया, आपने अभी इस क्यूब के एडिट मोड में आया, देन आपने और सारी जो ऑब्जेक्ट थी उसको ऐड किया। ओके, वापस से मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड पे जाता हूँ। अब इधर आप देख सकते हो कि जब मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करता हूँ तो ये तीनों सेलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये तीनों ऑब्जेक्ट मूव हो रही है। मतलब यहाँ पर ये है कि तीनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं तो जब आप ऑब्जेक्ट मोड के अंदर अपने मेश को, ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब किसी को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप क्या करते हो कि एडिट मोड के अंदर ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो तो वो डिपेंडेंट होता है। किससे डिपेंडेंट होता है, तो जिस ऑब्जेक्ट के आप एडिट मोड में गए हो। हम क्या किए थे, हमने क्यूब के एडिट मोड में हम गए थे। ओके, पहले क्या प्रेजेंट था, पहले तो क्यूब ही प्रेजेंट था ना, क्यूब के ही एडिट मोड में हम गए थे। ओके, इस क्यूब के ही हम एडिट मोड में गए थे। देन उसके बाद हमने क्या किया था, मल्टीपल जो हमारे ऑब्जेक्ट थे उनको ऐड किया। ओके, तो ये सब क्या है, इस क्यूब से डिपेंडेंट है। ओके, आई थिंक ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। ओके, अब इतनी बात समझ में आ गई है, बस बात खत्म। चलो नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो ये आपको बतानी है। ओके, मैं एक्स दबा करके सबको डिलीट कर दूंगा। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं से एक सिलेंडर ले लेता हूँ। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, आर दबा करके एक्स डायरेक्शन के अलोंग 90 डिग्री इसको रोटेट कर देता हूँ। एस दबा करके वाई के अलोंग इसको थोड़ा स्केल कर देता हूँ। ओके, अब मैंने स्केल किया। अच्छा, मैं आपको ये पूछता हूँ कि इसका सेंटर कहाँ पे है। ये जो एक मान लो सिलेंडर है पतला सा लंबा सा, इसका सेंटर कौन सा है, तो बेसिकली आप भी जानते हो, आपने पढ़ा है कि बीच में सेंटर होता है। ओके, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मतलब पूरे मास का जो आप एवरेज निकालते हो तो ये इसका बीच में आएगा, तो इसी को ही हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो इसको ब्लेंडर के अंदर मीडियन कहते हैं। ओके ओके, और ये चीज़ आपको देखो ब्लेंडर खुद भी शो करती है। ओके, देखो ये जो आपको जो डाउट दिख रही है, ओके, ऑरेंज कलर की, यही इसकी सेंटर हो जाती है। ओके, चलो आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ गई। मैं क्या करता हूँ, इस 3D कर्सर को यहाँ पर ला करके मैं क्या करता हूँ, मैं से एक क्यूब को ऐड कर लेता हूँ। अच्छा, इसका सेंटर कहाँ पे है, तो ये ब्लेंडर आपको खुद दिखाती है, ब्लेंडर आपको खुद दिखा रही है कि बीच में इसका सेंटर है, मतलब ये इसका मीडियन पॉइंट है। ओके, मैं क्या करता हूँ कि एक और ऑब्जेक्ट को मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट को ऐड कर लेता हूँ, ऐड में जाता हूँ, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक प्लेन को ऐड कर लेता हूँ। ओके, प्लेन कहाँ पर ऐड हुई, अच्छा यहाँ पर ऐड हुई है। ओके, तो आप मूव वाले गिज्मो से इसको खींच करके इधर ला सकते हो, या फिर आपको पहले से ही अगर दूसरे जगह पर अगर आपको ऑब्जेक्ट को ऐड करना है तो आप 3D कर्सर वहाँ इधर ला करके आप कर सकते हो। ओके, अब इसकी जो सेंटर कहाँ पे है, तो ऑब्वियसली आप भी जानते हो कि इसका जो सेंटर है ये बीच में होना चाहिए, और ऑब्वियसली आपको ब्लेंडर दिखा भी रही है इस पॉइंट की मदद से कि ये इसका मीडियन पॉइंट है। ओके, अच्छा, अब ये टाइम आ गया है कि अब मैं आपको बताऊं कि पिवट पॉइंट क्या होता है। पिवट पॉइंट क्या होता है कि वैसा पॉइंट जिसके अलोंग कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करती है या फिर स्केल होती है। ओके, मतलब अगर मान लो इस प्लेन को मैं सेलेक्ट करता हूं तो इसका क्या है, मीडियन पॉइंट क्या है, बीच में है। ओके, तो इसका जो पिवट पॉइंट होगा वो बीच वाला ही मीडियन पॉइंट ही हो जाएगा पिवट पॉइंट। क्यों, क्योंकि मैं इसको जब रोटेट करता हूँ तो ये बीच के अलोंग ही रोटेट हो रही है, बीच वाले मीडियन के अलोंग ही मैं क्या करता हूँ, इसको स्केल कर पा रहा हूँ। ओके, लेकिन एक और अच्छी चीज़ आपको समझाता हूँ। ओके, ए दबा करके मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ, एस दबा करके डिलीट कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि अच्छा मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल ले लेता हूँ। ओके, ये मेरी काम की चीज़ नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। ओके, अच्छा, तो हमने अभी क्या समझा, पिवट पॉइंट क्या होता है कि जिस पॉइंट के अलोंग आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल करते हो या फिर रोटेट करते हो। ओके, तो इसका बीच वाला है मीडियन पॉइंट, तो इसी के ही अलोंग हम क्या कर पा रहे हैं, इसी के ही अलोंग हम इसको रोटेट कर पा रहे हैं, मतलब यही इसका पिवट पॉइंट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस 3D कर्सर इसका मैं क्या करता हूँ कि नीचे कर देता हूँ। क्या
3D कर्सर मैंने यहाँ पे कर दिया और मैं चाहता हूँ कि मैं जो इसको रोटेट कर पा रहा हूँ वो बीच वाले इस मीडियन पॉइंट पर ना हो करके ये कहाँ पे हो, 3D कर्सर के अलॉन्ग हो। ओके, तो आप क्या करते हो, इस वाले ट्रांसफॉर्म पिवट पॉइंट पर आप जाते हो, देन आपको ये ड्रॉप डाउन दिख जाती है और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 3D कर्सर जब आप सेलेक्ट कर देते हो तो सेलेक्ट करने के बाद जब आप R दबाते हो तो ये जो आपकी रोटेट हो रही है ये 3D कर्सर के अलॉन्ग होती है। अगर आप मीडियन को इधर जब आप चूज करते हो तो इसके जो बीच वाले जो सेंटर ऑफ मास है उसी के अलॉन्ग ये चीज़ रोटेट होता है या फिर स्केल होता है। अभी आपने क्या किया, 3D कर्सर सेलेक्ट कर दिया तो 3D कर्सर के अलॉन्ग ये रोटेट भी होगी, 3D कर्सर के अलॉन्ग ये स्केल भी होगी। ओके, चलो आई थिंक ये बात समझ में आ गई। एक बार फिर से रिपीट कर दूं। मतलब ये है कि मीडियन पॉइंट कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास, पूरे मेश का जो एवरेज, जो मास की जो एवरेज होती है मतलब वो होती है सेंटर ऑफ मास। ये आपने बचपन में पढ़ा है। ओके, तो पिवट पॉइंट में आप अगर इस सेंटर ऑफ मास या फिर इस मीडियन वाले पॉइंट को जब आप सेलेक्ट करते हो तो ये जो आपकी रोटेट हो रही होगी वो इस सेंटर के अलॉन्ग हो रही होगी, या फिर यूं कह लो कि जो आपके ऑब्जेक्ट का जो सेंटर पॉइंट है उसी के अलॉन्ग ये रोटेट स्केल हो रही होगी। ओके, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको 3D कर्सर के अलॉन्ग, मान लो 3D कर्सर आपका यहाँ पर है। ओके, इसके अलॉन्ग अगर आप चाहते हो कि इसको रोटेट करना तो आप क्या करते हो, 3D कर्सर सेलेक्ट कर देते हो। अब आप इसको जब रोटेट करोगे तो इधर देख सकते हो कि ये 3D कर्सर के अलॉन्ग रोटेट हो रहा है, 3D कर्सर के अलॉन्ग स्केल हो रहा है। ओके, तो आई थिंक बात इतनी समझ में आ गई है, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। देन एक और चीज़ मुझे आपको समझानी थी। क्या समझानी थी, एक बार देखता हूँ। हाँ, मैंने आई थिंक मुझे 3 चीज़ पढ़ानी थी। मैंने आज आपको क्या पढ़ाया कि आपको मल्टीपल कॉपीज़ करनी होती है बिना सिस्टम के जो परफॉर्मेंस को घटाए, बिल्कुल सेम कॉपीज़ करनी है तो आप Alt+D से कॉपी कर सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि नहीं मुझे डुप्लीकेट करना है, मल्टीपल कॉपीज़ करना है डुप्लीकेट करके, तो डुप्लीकेट जब आप करते हो कि सिस्टम का परफॉर्मेंस उससे क्या होता है, बहुत घट जाता है, मेमोरी वो बहुत ज़्यादा खाती है। लेकिन डुप्लीकेट करने की ज़रूरत क्यों कब पड़ती है, जब आप चाहते हो कि अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग चेंजेस करो। मान लो आपने एक कैरोट बनाया, दूसरा कैरोट आपको, एक कैरोट जो है वो आपका ब्लू कलर का है, दूसरा कैरेट आपका रेड कलर का, तीसरा कैरेट आपका मान लो कौन सा कलर का है बताओ, तीसरा मान लो येलो कलर का है। ओके, तो जब आप क्या करते हो, डुप्लीकेट करते हो तभी अलग अलग आप कलर दे सकते हो। ओके, या फिर अलग अलग डिज़ाइनिंग आप दे सकते हो। लेकिन जब आप क्या करते हो, आप चाहते हो कि नहीं एक कैरोट रेड कलर का है और उतना ही साइज़ का है तो वो सब पे सेम हो जाए। ओके, बहुत सारा कैरोट हो और सब बिल्कुल एक साइज़ का हो, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं Alt+D दबा करके कॉपीज़ करते हैं। ओके, मुझे चेंजेस करना होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट में, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में, तो मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। अगर मुझे बिल्कुल सेम कॉपीज़ चाहिए तो मैं Alt+D से लिंक कर लेता हूँ, डुप्लीकेट लिंक कर देता हूँ जो पहले वाले से लिंक होता है। ओके, और हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट मोड में जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन आप अगर एडिट मोड के अंदर ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो तो जिस ऑब्जेक्ट के आप एडिट मोड में गए हो तो बाकी के जितनी भी आप ऑब्जेक्ट को ऐड करोगे वो उससे डिपेंडेंट हो जाएगी। ओके, अच्छा इसको आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो P दबा करके, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हमने ये भी देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है वो उसके बीच में होता है। ओके, सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होता है, उसे ही हम मीडियन पॉइंट कहते हैं। और इसको आप क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। ओके, तो पिवट पॉइंट के अलॉन्ग आप क्या करते हो, अगर पिवट पॉइंट आपका बिल्कुल सेंटर में है, मीडियन पॉइंट के अलॉन्ग है, तो आप उसको रोटेट कर सकते हो मीडियम सेंटर के अलॉन्ग। अगर आप क्या करते हो, पिवट पॉइंट चेंज करके आप इसका मीडियन 3D कर्सर के अलॉन्ग कर देते हो तो वो आपकी ऑब्जेक्ट है वो 3D कर्सर के अलॉन्ग रोटेट स्केल हो रही होगी। आई थिंक इतनी समझ में आ गई होगी। तो कल से हम मॉडलिंग की नींव स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।